अस्सलाम वालेकुम जी। एक फ़ितरी सी बात है कि जब कोई लिखने वाला बहुत नुमायाँ होता है या उसको कोई बहुत बड़ा अवार्ड, कोई बहुत बड़ा एज़ाज़ मिलता है तो फ़ौरी तौर पे दिलचस्पी उसका काम पढ़ने की जानिब माइल होती है। मैं काफ़ी अरसे से सोच रहा था कि मैं कोरियाई मुसन्निफ़ा हान कांग का कोई ना कोई नावल पढ़ूँ, लेकिन ज़ाहिर है अब उनको जब इस साल नोबेल प्राइज़ मिला तो मेरी दिलचस्पी और भी बढ़ गई। और गो कि उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं और ये ऐन मुमकिन है कि जिस किताब को ज़्यादा पज़ीराई मिली हो उनकी कुछ दूसरी किताबें उससे भी बेहतर हों। लेकिन बहरहाल मैंने सोचा ये कि मैं आगाज़ करूँ उनके काम से मुतारिफ़ होने के लिए सबसे पहले उनका सबसे जो मशहूर नावल है द वेजिटेरियन, इसे पढ़ के। अब इस नावल को 2016 में मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ भी मिला हुआ है, सो ये पहले से ही मशहूर था। और ये एक बहुत ही अजीब-ओ-गरीब नावल है। इसके लिए हर किस्म के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, डिस्टर्बिंग, वियर्ड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और वाकई ये एक बहुत अजीब-ओ-गरीब किस्म की कैफियत आपके अंदर पैदा करता है। अच्छा, अब इसी ज़ुमरे में ये बात मैं कहता चलूँ कि मुझे हमेशा से कोरियाई और जापानी अदब का मिजाज बहुत मुख्तलिफ लगा है। ज़ाहिर है मैं बिल्कुल जनरलाइज़ तो नहीं कर सकता। एक तरफ उनका क्लासिकी अदब है, ख़ास तौर पे जापानी, जो मुझे बहुत पसंद है, और उसमें बहुत से मुसन्निफ़ ऐसे हैं जो कि मैं जिनका बहुत दिलदादा हूँ। और फिर उनका जदीद अदब है जो बहुत मुनफरिद है और बहुत अब तो सारी दुनिया में नुमाया है। और अब कोरियाई अदब जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता लोग उससे रोशनास हो रहे हैं। लेकिन इसका एक बड़ा अजीब-ओ-गरीब मिजाज एक लेवल पे है जनरलाइज़ किए बगैर। इसमें माफ़ौकुल फ़ितरत जो अनासिर हैं, जो सुपरनैचुरल है, इसमें जो खौफ और दहशत का अंसर है, इसमें जो उदासी है, अक्सर इसमें ख़ुदकुशी का भी कोई ना कोई पहलू होता है, और फिर काफ़ी सररियलिस्टिक किस्म की ट्रीटमेंट है मौज़ूआत की। सो ये नावल भी उसी तरह का एक नावल है, और आप कह सकते हैं कि उसी रिवायत का अमीन है जिसमें पुराने ये नावल लिखे गए हैं। अच्छा, अब इसका तर्जुमा जो है, तर्जुमा करने वाला जो है, ट्रांसलेटर, इंतहाई अहम है। और जो किसी भी ज़ुबान के मुसन्निफ़ सारी दुनिया में मकबूल हुए हैं उसमें बहुत बड़ा रोल तर्जुमा करने वाले का है। इसका तर्जुमा जो है वो एक तरह से मुतनाज़े था। डेबोरा स्मिथ ने इसका तर्जुमा किया, और जब ये तर्जुमा आया तो बहुत से लोगों ने इसके ऊपर एतराज़ किया कि शायद वो कोरियाई जो ओरिजिनल किताब है उससे ज़रा दूर है, या उसकी रूह और उसका जो मिजाज था उसकी पूरी तरह अक्कासी नहीं कर सका। लेकिन ये तर्जुमा बड़ा मकबूल हुआ, ये किताब बहुत बिकी, और इसको जो क्रिटिकल अटेंशन थी वो इसके बाद मिली। अच्छा, इस सिलसिले में मेरी बात हुई डेज़ी रॉकवेल से, जो बज़ात ख़ुद बहुत एक मशहूर और मारूफ ट्रांसलेटर है, और उन्होंने टूम्ब ऑफ सैंड, जो गीतांजलि श्री का नावल है जिसे मैन बुकर एशियन प्राइज़ मिला है, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ मिला है, उसका तर्जुमा किया है। और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं थी, ये बहुत अच्छा तर्जुमा था, लेकिन शायद तर्जुमे की दुनिया में जो लोग पहले से बैठे हुए हैं उनको ये बात गवारा नहीं थी कि ये नई खातून इतना अच्छा तर्जुमा कैसे कर सकती है, ये इतने मुनफरिद अंदाज से कैसे कर सकती है। सो मैंने कहा कि ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि इसका तर्जुमा जो है दूसरे संजीदा तर्जुमा करने वालों के मुताबिक बहुत अच्छा है। अब ये किताब, जैसा कि मैंने कहा कि अंग्रेज़ी में आने के बाद मज़ीद मकबूल हुई, और अब जब इनको नोबेल प्राइज़ मिला और इनके मैंने कुछ इंटरव्यू देखे हान कांग के, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो एक इंतहाई शर्मीली, खामोश तवा सी खातून है, और जो अपनी दुनिया में मगन हैं और जो बिल्कुल लाइमलाइट से दूर रहना चाहती हैं। लेकिन इसके बावजूद जो भी वो कहती हैं उसके अंदर बड़ा वसूख, बड़ा एतमाद, बड़ा तदब्बुर, बड़ी सोच शामिल है। उसने मुझे बड़ा मुतासिर किया इस बात में। अच्छा, माइंड यू, जैसे ही ये किताब आ रही थी तो ये पता चला मुझे कि इसके ग़ालिबन 3-4 उर्दू तर्जुमे भी आ रहे हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। लेकिन मैं बताता चलूँ कि मकतबा दानियाल ने जिसका तर्जुमा छापा है, मकतबा दानियाल हमारा एक बड़ा मारूफ पब्लिशिंग हाउस है जिसे हमारी दोस्त पूरी नूरानी चलाती हैं, वहाँ से अस्मा हुसैन साहब का जो तर्जुमा है इस किताब का, शाकाहारी, वो बाकायदा इन्होंने जो मुसन्निफ़ा हैं उनकी स्टेट से इजाज़त लेके कॉपीराइट के तमाम असूलों को सामने रखते हुए वो तर्जुमा किया है। सो जो लोग इसको उर्दू में पढ़ना चाहें वो ज़रूर वो तर्जुमा उर्दू में पढ़ें। उर्दू में बहुत अच्छी एक ट्रेडिशन, रिवायत है तर्जुमों की। सो ये तर्जुमा भी अब मुहैया है, अभी छपा।
اچھا اب یہ جب میں نے شاکاہاری کا لفظ مجھے بڑا پسند آیا، کئی لوگوں کو بڑا اعتراض ہوا کہ اس کا نام سبزی خور ہونا چاہیے، جس میں کوئی سبزی خور کے اندر کوئی بالکل پوئٹری نہیں ہے اس ٹرم میں، جبکہ شاکاہاری شاید مجھے اس لیے بھی ٹرم پسند ہے کہ قرۃ العین حیدر غالباً اس کو استعمال کرتی ہیں آگ کا دریا میں، جب گوتم نے لمبر کا کردار جو ہے وہ شنکر سے جا کے ملتا ہے، تو شاکاہاری سے پورا ایک فلسفہ ذہن میں آتا ہے، اور میں نے سوچا کہ شاید اس میں ویجیٹیرینزم کا پورا ایک فلسفہ ہے، اس میں جو بنیادی کردار ہے وہ اس کی بات کرے گا، چونکہ انسداد بے رحمی جانوروں کے خلاف جو ہے اس پہ کوریا کے اندر پہلے بھی بہت باکمال چیزیں ہوئی ہیں۔ اوکچا کے نام سے ایک کورین فلم آئی جو کہ جانوروں کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہوتا ہے، اس کے بارے میں بہت آپ کی آنکھیں کھولتی ہے اور بہت سے سوال پیدا کرتی ہے کہ ہم لوگ جو گوشت خور ہیں وہ کیا دوسری جو نسلیں ہیں ان کے حقوق کو پامال کرتے ہیں، یا اگر ہم نے گوشت کھانا بھی ہے تو جس طریقے سے ہم ان کو رکھتے ہیں اور جس طریقے سے ان کے گوشت کے حصول کے لیے ان کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں وہ بڑا نامناسب ہے۔ لیکن یہ وہ کہانی نہیں ہے، یہ کہانی 3 چیپٹرز میں ڈیوائیڈڈ ہے، جس کا نام ہے دی ویجیٹیرین، منگولین مارک اینڈ فلیمنگ ٹریز، اور آپ سمجھیے کہ یہ 3 مختلف نقطہ نظر سے چیپٹر لکھے گئے ہیں۔ یونگ ہے اس کی مرکزی کردار خاتون یکا یک یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اب گوشت نہیں کھائے گی، اس کو کراہت بھی ہوتی ہے، وہ کچھ خوابوں کا بھی ذکر کرتی ہے جو بڑے خوفناک ہیں، جن میں جانوروں سے برے سلوک اور انسان کی سفاکیت کا ذکر ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ صرف یہ ایک اس کی ایک ایتھیکل یا مورل پوزیشن ہے کہ جانوروں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ There is something deeper and much more complicated going on. Now that something deeper and much complicated is way beyond the imagination of Mr. Chong، جو ان کے شوہر ہیں، جو کہ ایک بہت ہی عام آدمی ہیں، وہ کہ اپنی بیوی کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی ایک عام خاتون ہے اور اس میں کوئی خصوصیت یا کوئی خاص بات نہیں ہے، پر اگر دیکھا جائے تو بذات خود بالکل ایک معمولی انسان ہے جو زندگی کے بس دوراہے پہ چلتا چلا جا رہا ہے، کوئی اس میں کوئی دلچسپ بات نہیں ہے۔ سو اس کے لیے تو یہ بات بہت ہی ناقابل برداشت ہے کہ اس کی یہ عام سی بے ضرر سی بیوی جو ہے اس نے گوشت کھانا اور پکانا بھی بالکل چھوڑ دیا ہے۔ سو پہلا جو باب ہے وہ اس کے نقطہ نظر سے ہے، اور اس میں ہمیں یونگ ہے کہ کچھ خواب جو ہیں یا اس کا جو نیریٹیو ہے وہ ملتا ہے، جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی بڑی سریل، بڑی ایکسٹراڈنری سی چیز ہو رہی ہے۔ دوسرا چیپٹر منگولین مارک، جو کہ ایک برتھ مارک کے بارے میں ہے، وہ ایک لحاظ سے نقطہ نظر سے ہے یونگ ہے کی بہن ان ہائی کی کیمیا کے نقطہ نظر سے، اور وہ ایک آرٹسٹ ہے اور ایک خاموش طبع آدمی ہے جس کا اپنی بیوی سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، حالانکہ اس کی بیوی ایک بڑی سمجھدار اور بڑا خیال رکھنے والی خاتون ہے، لیکن صرف ایک ان کا جو بچہ ہے اس کے علاوہ ان کا آپس میں کوئی کامن بانڈ نہیں ہے۔ اچھا، اب اس کی ایک دم دلچسپی جب سے یہ ویجیٹیرین بنتی ہے یونگ ہے، اس میں بڑھتی چلی جاتی ہے، جو ایک لیول پہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک وہ ہیز انٹریگڈ، ایک مسٹری ہے کہ وہ کیا اس کا یہ تجربہ کیا ہے، اور ایک آرٹسٹ کے طور پہ اسے یہ بات بڑی دلچسپ لگ رہی ہے، اور جو اس کو یہ خیال آتا ہے کہ اگر میں بیل بوٹے پودوں کے اس کے جسم کے اوپر بناؤں تو پھر کیسا لگے، اور اس کا جو برتھ مارک ہے اس کے بارے میں اس کو بہت تجسس ہے، لیکن اس کے اندر ایک جنسی کشش بھی ہے، ایک عجیب و غریب سی، ایک نفسیاتی لیول پہ یہ ایک بہت پیچیدہ چیپٹر ہے، اور اس کے اندر دکھایا گیا ہے کہ کس طرح ایک شخص جو کسی دوسرے شخص کے لیے بالکل معمولی ہے، ایک اور شخص کے لیے ہو سکتا ہے بہت پرکشش اور بہت غیر معمولی ہو۔ اور پھر جو تیسرا چیپٹر ہے وہ ان ہائی کے نقطہ نظر سے ہے، جو اپنی بہن کا خیال رکھتی ہے اور جو بتدریج یہ دیکھ رہی ہے کہ اس کی بہن جو ہے اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے اور اس کی صحت گر رہی ہے، اور وہ گمسم ہے، وہ کوئی گفتگو نہیں کرتی اور لایانی باتیں کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حتی المقدور اس کی کوشش ہے کہ وہ گوشت نہ کھائے۔ اب اس ناول کے زمرے میں کچھ واقعات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اس کو زبردستی گوشت کھلانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کا باپ ایک انتہائی جابر آدمی ہے اور اس کا بھی ایک ٹراما ہے، پھر یہ جو بہن ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ زبردستی اس کو جو کھانا کھلایا جا رہا ہے یا زندہ رکھا جا رہا ہے شاید وہ مناسب نہیں ہے، منصفانہ نہیں ہے۔ اگر وہ کہتی ہے کہ آئی ایم ناٹ این اینیمل اینی مور سسٹر، تو شاید اس کی بات کا یقین کر دینا چاہیے، اور شاید وہ اپنے آپ کو اب ایک پودے اور ایک درخت کے طرح دیکھتی ہے، اور اس کی جو آئیڈینٹی ہے وہ چینج ہو رہی ہے۔ اچھا، اب یہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یونگ ہے کا جو خواب ہیں وہ بڑے انگمیٹک ہیں، اس میں جانوروں سے ہمدردی بھی ہے، گوشت کھانے سے کراہت بھی ہے، لیکن I think there's something much deeper there. There is an exploration and a questioning of this notion
this notion we have of our own identity as animals, और ये जो हमारी animalistic brain है और animalistic notion है, और वो शायद अगर इसको क्वेश्चन किया जाए, और क्या इसको क्वेश्चन करना सिर्फ ज़हनी बीमारी है, या अगर हम वाकई इस फंडामेंटल कॉन्स्ट्रक्ट जिसके तहत हम ज़िंदगी गुजारते हैं उस पर सवाल उठाएं और ये सवाल पूछें कि हम जानवर हैं और जानवर खाते हैं और हमारी ये शनाख्त है और इस तरह से हमारा इर्तका हुआ, और क्या होता अगर हम इससे मुख्तलिफ होते, या क्या हो अगर हम कोई और स्पीशीज़ या कोई और फॉर्म ऑफ लाइफ हो। तो ये बड़ा एक दिलचस्प सवाल है, और हमें नज़र आता है कि इसमें जो बुनियादी किरदार है वो इस मखमसे और इस सवाल और इस तमाम ट्रांसफॉर्मेशन से एक तरह से गुजर रहा है। एक तो ये शनाख्त का सवाल है। दूसरा, ज़ाहिर है इसको हम इस तरह से भी देखते हैं कि मेंटल इलनेस क्या चीज़ है, इंसान का जहन कितना नाजुक है, किस तरह से उसकी कोई चूल ढीली हो सकती है, या किस तरह से वो बिल्कुल एक मुनफरिद तरीके से ज़िंदगी को देख सकता है, और उसमें उसका क्या कसूर है। अब उसका एनोरेक्सिया नर्वोसा और स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज तो हो रहा है, लेकिन ये सवाल ज़रूर उठता है कि क्या वाकई उसको ये बीमारी लाहक है, या यहाँ कोई बहुत इससे गहरा, इससे बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस, कोई बहुत फ़लसफियाना चीज़ है जो कि हो रही है। अच्छा, माशरा जिन चीज़ों की मनाही करता है, जो टैबूज़ हैं, वो क्यों हैं, वो कैसे हैं, उनके तोड़ने के क्या मानी हैं, वो भी यहाँ की एक मज़मून है इस किताब का। पिदरशाही निज़ाम और माशरती जबर, उसके अंसर और उसके जो कई पहलू भी हमारे सामने आते हैं। और माइंड यू, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि एक और कोरियन नावल किम जिन यंग बॉर्न 1982, किम जी यंग बॉर्न 1982 जो मैं पढ़ चुका हूँ, जो बड़ा मकबूल एक कोरियन नावल है, जो कि एक आम सी खातून के ज़िंदगी के बारे में कि किस तरह बचपन में, स्कूल में, एम्प्लॉयमेंट के दौरान एक तरह से कोरियन माशरे में और कोरियन माहौल में डिस्क्रिमिनेशन होती है ख़वातीन के ख़िलाफ़। वो एलिमेंट भी है, और ये सवाल भी पैदा होता है कि क्या जब योंग हे छोटी थी तो उसके जाबिर बाप के तर्ज़ अमल की वजह से उसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं रहा, या उसके अंदर ये तब्दीली आई, अगर हम उसको इस तरह से देखें। और फिर क्या जिन लोगों का दिमाग मुख्तलिफ़ तरीके से काम करता है उनके साथ हमें किस किस्म की हसासियत, किस किस्म की रहमदिली बरतनी चाहिए। आई थिंक इसमें बहुत से सवाल हैं जो कि नज़र आते हैं इंसानी जहन के बारे में, इंसानी शनाख्त के बारे में, ट्रॉमा के बारे में, टैबू के बारे में, और जो कैफियत इससे पैदा होती है वो बहुत अजीब व गरीब है। चूँकि जो इसमें कुछ हालात व वाक़यात हैं जिसकी तफसील में मैं ज़ाहिर नहीं जाऊँगा, मैंने आपको कहानी का लुब-ए-लुबाब तो बता दिया, लेकिन इसमें बहुत कुछ और है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको ये बता दिया कि इसमें होता क्या है एग्जैक्टली। ये बात तो किसी भी ब्लर्ब में लिखी होती है कि एक खातून है जिसने गोश्त खाना छोड़ दिया है और उसको लगता है कि वो पौधों और दरख्तों के ज़्यादा करीब है। अच्छा, हान कांग जो इसकी मुसन्नफ़ा हैं, उनकी एक बहुत बड़ी प्रीऑक्यूपेशन अपनी राइटिंग में इंसानी जुल्म व सफाकियत है। आई थिंक किसी भी हसास शख्स की तरह वो ये सवाल बार बार पूछती हैं कि हम बनी नौ इंसान क्या केपेबल हैं, क्या हम मुतमिल हो सकते हैं इस चीज़ के कि हम जुल्म ना करें दूसरी स्पीशीज़ पे, एक दूसरे पे। क्या इंसान बना ही ऐसा है कि वो जुल्म करता है? अच्छे लोग आते हैं, रहमदिली की बात होती है, मज़ाहिब हमें अच्छी बातें सिखाते हैं, लेकिन क्या हमें इंसान की बजाय दरख्त होते तो बेहतर होता, कम अज़ कम एक दूसरे पे जुल्म तो ना करते। तो मेरा ख्याल में ये एक ऐसा सवाल है जो कि बहुत हसास मुसन्निफ़ ही पूछ सकता है। मेरे ख्याल में इस सवाल का पूछना मेरे लिए कम अज़ कम इस बात को दोबारा इंतहाई अहम और इंतहाई सेल्फ एविडेंट बना देता है कि फ़िक्शन और लिटरेचर की क्या ज़रूरत है। क्योंकि जो मुसन्निफ़ हैं और ख़ास तौर पे जो फ़िक्शन लिखते हैं वही ऐसे बुनियादी लेकिन इंतहाई अहम और पेचीदा सवाल पूछ सकते हैं इंसानी तजर्बे के बारे में, इंसानी नफ्सियात के बारे में, इंसान की तारीख़ के बारे में, और इंसान क्या है और उसमें क्या मज़ीद पॉसिबिलिटीज़ और इवेंचुअलिटीज़ हैं जिसको वो रियलाइज़ नहीं करता, क्योंकि उसने अपने आप को मुक़य्यद और पाबंद कर दिया है एक ख़ास किस्म की ज़िंदगी में। मेरा ये ख्याल है कि एक पेचीदा और एक बहुत दिलचस्प और एक बहुत डिस्टर्बिंग नावल है जिसको कई तरीके से देखा जा सकता है और जिसके इर्द-गिर्द बहुत से पहलुओं पे बहुत बहस हो सकती है। समझ आती है कि क्यों इस नावल की इतनी पज़ीराई मिली और ये एहसास मिले, और मैं अब काफ़ी दिलचस्पी रखता हूँ इस बात में कि मैं हान कांग के जो मज़ीद नावल हैं वो भी पढ़ूँ। बहुत शुक्रिया।